जिस दिन से अगर तुमने एग्ज़ाम लिखना है सोच लिया है, न्यूज़पेपर उठाना शुरू कर दो। डजेंट मैटर आप 1 साल बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम लिख रहे हो, क्योंकि करंट से आपका जो कंटेंट बनता है ना वो कहीं से नहीं बनता। आपको एक ब्रॉड समझ आती है चल क्या रहा है, वो आपको एक दिन में मैं आपको 100 पन्ने दे दूँ उससे नहीं आएगी, रादर देन वो चीज़ आपने 10 बार 2 साल में पढ़ी हो। सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे बट हम ग्लोबल सप्लाई चेन से हटेंगे नहीं, हम उसमें प्रोएक्टिवली पार्ट करेंगे। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के साथ जो एक्स्ट्रा सरप्लस निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था उनको, और जो उसके 5 पिलर हैं, इकोनॉमी, डिमांड, डेमोग्राफी, वो सब पे डिस्कशन सही रहा था। CSAT मेरे को लगता है कि वो पेपर कठिन नहीं है, वो कठिन बन इसलिए गया है क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आपको कौन सा सवाल करना है। उसमें इंग्लिश भी आ रहा है, उसमें मैथ्स भी आ रहा है, उसमें सब कुछ आ रहा है। आप देखो, और नंबर 66 लाने हैं, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है एक ग्रेजुएट के लिए इंडिया में, जो एटलीस्ट मैथ्स 10 तक तो सभी पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा की मैथ्स आ भी नहीं रही है उसमें। यार सबसे पहले तो थैंकफुली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ना इधर जाना है ना उधर जाना है, घर पे बैठना है, काम भी उधर ही करना है, पढ़ना भी उधर पे ही है। तो बस वो टाइम मैनेजमेंट है। ऑफिस का काम हो जाता है अगर आप थोड़ा एफिशिएंटली करो 4-5 घंटे में। स्टैंड अप कॉमेडी मेरी हॉबी है, तो स्टैंड अप कॉमेडी और उसकी थिन लाइन कहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए, कहाँ पर कॉमेडी ख़त्म हो जाती है और वो पर्सनल एंगेजमेंट में चला जाता है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही जेन्युइनली सॉल्व करने रहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर, बट हर एक ऑप्शन के साथ आपको खेलना रहता है। तो ट्विटर का जो टेक ओवर है अभी एलन मस्क का, वो कितना सही है, फ्री स्पीच की क्या लिमिट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लिमिट्स हैं, अमेरिका में क्या लिमिट्स हैं। सबसे पहला सवाल, और मैं हर एक इंटरव्यू से ये पूछता हूँ कि कैसा रहा इंटरव्यू, एक बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन होता है, और कांग्रेचुलेशन भी कहता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू तक पहुँचना हर एक बस की बात नहीं होती है, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो सबसे पहला सवाल है सर, इंटरव्यू कैसे गया? इंटरव्यू ठीक गया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हो, मतलब ठीक था। आई आंसर्ड ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन को छोड़ के शायद मैंने सारे ही आंसर किए थे। और एक टेक्निकल था, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, जो मेरे को याद नहीं आया, तो मैं गेस वर्क नहीं लेना चाहता था वहाँ पर। अदरवाइज मोस्टली एनालिटिकल सवाल थे, तो आंसर करने में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। किस तरह के सवाल थे सर? सवाल मोस्टली ब्रॉड बेस्ड थे, वो आपका ओपिनियन जानना चाहते। आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी बात हुई मेरे से, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट उस पर बात हुई, 2-3 पैनलिस्ट ने बात करी उस पर। इलाहाबाद पे पूछे, फिर स्टैंड अप कॉमेडी मेरी हॉबी है, तो स्टैंड अप कॉमेडी और उसकी थिन लाइन कहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए, कहाँ पर कॉमेडी ख़त्म हो जाती है और वो पर्सनल एंगेजमेंट में चला जाता है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा ट्विटर पे पूछा था, ट्विटर क्योंकि मेरा टेक्निकल डोमेन है। अच्छा। तो ट्विटर का जो टेक ओवर है अभी एलन मस्क का, वो कितना सही है, फ्री स्पीच की क्या लिमिट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लिमिट्स हैं, अमेरिका में क्या लिमिट्स हैं। अमेरिका में ज़्यादा फ्री स्पीच है कंपेरेटिव टू इंडिया। तो क्या ट्विटर, मतलब अमेरिका जो, मतलब एलन मस्क जो मॉडल यूएस में लाना चाहते हैं एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का, वो क्या इंडिया में लाना चाहिए? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई गलत ट्वीट होता है जिससे कोई दंगा या कोई ऐसा हो जाता? तो इस तरीके एनालिटिकल सवाल देगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको यूपीएससी के लिए 20+ कोर्सेज दी जा रही है विथ बेस्ट फैकल्टीज़। दोस्तों यही नहीं, 1000+ लाइव क्लासेस होंगी एक्सपर्ट के द्वारा, जहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग डॉट सेशन दी जाएगी, 500+ स्टडी नोट्स दी जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स, और 550+ मॉक टेस्ट होंगी जो कि यूपीएससी की करंट ट्रेंड के हिसाब से सेट की गई है। And the most important things and best part of this super coaching is that GS और ऑप्शनल पेपर जो है दोनों एक साथ आपको यहाँ मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे 20+ कोर्सेज दी जा रही है बाय सुपर टीचर्स। दोस्तों अगर आप इस सुपर कोचिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे यहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 360 पैटर्न पे आपके कोर्सेज दी गई हैं। आप जब भी जिस टीचर के साथ से पढ़ाई करना चाहते हैं आप उस हिसाब से पे करेंगे, आपकी टाइम टेबल उस हिसाब से सेट की जाएगी। दोस्तों यही नहीं, अभी 7 डेज़ के लिए यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल दी गई है, जिसके लिए आप यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं WTM7। इसको यूज़ करके आप 7 डेज़ के लिए फ्री एक्सेस ले सकते हैं इस सुपर कोचिंग की क्लासेस को। अगर आप किसी भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें एनरोल करें, तो इसके लिए आपको एडिशनल 20% की डिस्काउंट मिलेगी। इस WTM7 कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब इसमें क्या आपकी हॉबी है या फिर क्या इंटरेस्ट है आपका इसमें? मैं देखता हूँ और थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता हूँ दोस्तों में। ग्रेट, बहुत कम लोग इस फील्ड में हैं और यू आर वन ऑफ देम। अच्छा सर, इसके अलावा आप कहीं काम भी कर रहे हैं अभी, मतलब आर यू वर्किंग एनीवेयर अलॉन्ग विथ यूपीएससी प्रिपरेशन? हाँ, मैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं 17 में पास आउट हुआ था, तो आफ्टर दैट 2.5 years मैंने सैमसंग में काम किया एंड पोस्ट दैट 1 साल का गैप लिया प्रिपरेशन, जब प्लान करने का मतलब हुआ था कि प्रिपरेशन करनी है। अच्छा। फिर 1 साल
प्रिपरेशन किया बट उस अटेम्प्ट में थैंकफुली नॉट थैंकफुली नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने फिर से ज्वाइन कर ली एक और आईटी फर्म, एंड उसके बाद अभी मेरे को 1.5 साल है, मैं करंटली वर्किंग हूँ और ये उसके साथ ही पहला इंटरव्यू है। सो वर्किंग मतलब आप जॉब कर रहे हैं अभी करंटली, या फिर आपने जॉब छोड़ दिया, प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी की, या फिर दोनों साथ चल रहा है? मेरा थोड़ा है, मैंने पहले जॉब करी, फिर छोड़ा, फिर नहीं हुआ तो फिर जॉब करना शुरू कर दिया। करेंटली कर रहा हूँ और उसी के साथ अटेम्प्ट लिखा है। हाउ यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स? जॉब करते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? यार सबसे पहले तो थैंकफुली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ना इधर जाना है ना उधर जाना है, घर पे बैठना है, काम भी उधर ही करना है, पढ़ना भी उधर पे ही है। तो बस वो टाइम मैनेजमेंट है। ऑफिस का काम हो जाता है अगर आप थोड़ा एफिशिएंटली करो 4-5 घंटे में। 24 घंटे या 8 घंटे सोओगे तब भी 4-5-6 घंटे निकल जाते हैं, जो आई थिंक 5-6 घंटा इज़ मोर देन इनफ अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो। और शुरू में 1 साल आपको थोड़ा सा लॉन्ग लेवल पे रहना पड़ता है 10-12 घंटे, बट उसके बाद आप 5-6 घंटे से मैनेज कर सकते हो। इसलिए मतलब एक सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाहिए 1-2 अटेम्प्ट के बाद हमेशा। तो पहला अटेम्प्ट कब दिया था आपने? मैंने पहला अटेम्प्ट 19 में दिया था। उस टाइम क्या तैयारी थी आपकी? 19 में कोई तैयारी नहीं थी मैं, क्योंकि वर्किंग था सैमसंग में। बट उस टाइम मेरा ये था कि मतलब वही था कि 17 में ज्वाइन किया तो 19 तक ये था कि ठीक है आईटी में काम कर लिया 1.5 साल, कुछ और करे ज़िंदगी में। तो अलग अलग दोस्त जैसे अलग अलग चीज़ें देख रहे, कोई मास्टर्स करने जा रहा था यूएस, मोस्टली लोग मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एमबीए किया, बट मेरे को उन दोनों में मतलब मेरा पर्सनल टेक नहीं था, क्योंकि इट्स लाइक बीटेक तक तो ये था कि घर वालों ने बोल दिया कर लिया, यही चल रहा है मार्केट में। बट इसके बाद थोड़ा था कि कुछ पर्सनल डिसीजन लेते हैं, करना है कि नहीं करना है। तो उस टाइम पे यूपीएससी मैंने देखा, मतलब आइडिया था बचपन से कि एग्ज़ाम है, बट कभी कॉलेज में कभी नहीं सोचा कि करना है नहीं करना है। कब आपको लगा कि यूपीएससी में जाना था? जून 2018। अच्छा। जून 2018 को प्रीलिम्स का पेपर आया था जो हुआ था उस साल। अच्छा। वो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, तो मेरे ऐसे 10-12 सवाल सॉल्व हो रहे थे बिना मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल सवाल आता है प्रीलिम्स में। अगर आपको जनरल पता है तो हाँ कुछ तो ऐसे ही होगा। तो फिर मैंने कहा कि कर सकते हैं, बट उसके बाद भी छोड़ ही दिया। उसके बाद मैं कोरिया चला गया था उस साल, इसी साल। फिर जब मैं वापस आया फिर से शुरू किया थोड़ा बहुत। फिर जब मैंने जॉब के साथ शुरू में 3-4 महीने प्रिपेयर किया तो मेरे को लगा ये बनेगा नहीं। एटलीस्ट एक बार तो आपको पूरा प्लंज लेना पड़ेगा, समुंदर में जाना पड़ेगा तैरने, तभी गहराई मालूम पड़ेगी। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा 1 साल छोड़ के देखते हैं। तो उसके बाद आपने फिर यूपीएससी में लग गए और यूपीएससी दे। तो ये सर ये कैवा अटेम्प्ट था आपका? मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू? फर्स्ट मेंस। इससे पहले मेंस और इंटरव्यू दोनों पहला है? इससे पहले आप प्रीलिम्स तक रहे? 19 वाला तो मैंने बताया कि मैंने जॉब के साथ ही दिया था, उसमें प्रिपरेशन ही नहीं थी। 20 में प्रिपरेशन थी पूरी, बट 1.5 नंबर से रह गया। तो फिर मैंने इससे पहले और अभी में क्या स्ट्रेटेजी और आपकी जो प्लानिंग थी, किस तरह चेंजेस किया आपने जो मेंस तक पहुँचे? क्या मतलब कमियाँ रही इससे पहले? मेरे को लगता है 1.5 नंबर कमी से नहीं रहता है, मोस्टली तो लक का होता है 1.5 नंबर तो हमेशा। बट कमी थी ऑब्वियसली, अगर आप एनालाइज करोगे माइन्यूटली। मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे। अच्छा। बहुत मतलब करे थे ऊपर से, बट एक्चुअली प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही जेन्युइनली सॉल्व करने रहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर, बट हर एक ऑप्शन के साथ आपको खेलना रहता है। तो वो सब किया, और लकीली इस बार तो शायद प्री में 3-4 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए थे, तो उससे काफ़ी फायदा। चलिए मैं सर ऑप्शनल पे आता हूँ कि आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ग्रेजुएशन किस पेपर में था सर? ग्रेजुएशन मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो वही मैं जानने को, कंप्यूटर साइंस एंड देन सडनली आप ज्योग्राफी में आ जाते हैं, तो ऐसा क्या ज्योग्राफी में लगा कि आपको ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल रखना चाहिए? मेरा ऐसा कोई प्लान स्पेसिफिक नहीं था, कोई रीज़न भी नहीं था, कोई ऑप्शनल लेना ही था, क्योंकि मेरी डोमेन कहीं भी नहीं थी। इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में मतलब जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ टाइप्स के हैं, उसमें मेरे को लगा कि पढ़ना बहुत है और उनका ओवरलैप नहीं है, सबसे मतलब ख़राब पार्ट है। 2 उसमें स्कोरिंग रहते हैं वो। तो ज्योग्राफी का मेरे को ओवरलैप अच्छा लगा था, और अदरवाइज़ तो वो मतलब मेरा हिट एंड ट्रायल टाइप का ही था। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था ऑप्शन के लिए। दो सोचना चाहिए, मैं किसी को भी एडवाइस करूँगा कि सोच समझ के लेना ऑप्शन। करेक्ट। तो सर मैं अब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली थी? कोचिंग मैंने, यार कोचिंग का मेरा थोड़ा सा अलग है कि कोचिंग मैंने ली बट मैंने यूज़ नहीं करी वो, क्योंकि कोचिंग का पेस और मेरे पढ़ने का पेस मैच नहीं करते थे। एंड मेरे को काफ़ी चीज़ें, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचिंग में पढ़ाते हैं, बट साइंस में 12th किया है, फिर टेक्नोलॉजी मेरा डोमेन रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है मेरे साइंस एंड टेक इतना, मतलब एटलीस्ट वो जो पढ़ाते हैं वो मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि उसका मेरे को आइडिया था। तो उस सेंस में मेरा मैचअप नहीं होता था उनके कंटेंट और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से, तो मैंने फिर अपना ही सेल्फ स्टडी किया ज़्यादा। करंट अफेयर्स के लिए किस तरह प्रिपरेशन की?
करंट क्लियर सबसे पहली चीज़ इस एग्ज़ाम में है। जिस दिन से अगर तुमने एग्ज़ाम लिखना है, सोच लिया है, न्यूज़पेपर उठाना शुरू कर दो। डजेंट मैटर आप 1 साल बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम लिख रहे हो, क्योंकि करंट से आपका जो कंटेंट बनता है ना, वो कहीं से नहीं बनता। आपको एक ब्रॉड समझ आती है चल क्या रहा है। वो आपको एक दिन में मैं आपको 100 पन्ने दे दूँ, उससे नहीं आएगी। अदर देन वो चीज़ आपने 10 बार 2 साल में पढ़ी हो, तो वो चीज़ आप डेवलप करना शुरू करो। खुद ही काफ़ी मतलब आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे। फिर आप पढ़ने के बाद जो न्यूज़पेपर है और यूपीएससी सिलेबस है, उसकी मैपिंग करो कि कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। उससे आप टाइम काफ़ी रिड्यूस कर पाओगे अपना यूपीएससी में। तो इसी तरह बस। और उसके बाद वही आप नोट्स बनाना चाहिए, वेरी पर्सनल थिंग। टाइम है तो बना लो। अगर जो फुल टाइम कर रहे हो शायद बना सकते हैं। मैं तो फुल टाइम नहीं कर रहा था प्रिपरेशन, तो मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं था। उसके लिए फिर मैगजीन्स आती है, मंथली कंपाइलेशंस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है सर की एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं ऑब्वियसली सीसेट आपके लिए ज़्यादा चैलेंज वाली बात नहीं होगी। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए सीसेट अभी काफ़ी एस्पिरेंट जो हैं उसे डरे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है सीसेट को लेके, और स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि अभी जो प्रीलिम्स होने वाले में उसमें वो अच्छा कर सकें? सीसैट मेरे को लगता है कि वो पेपर कठिन नहीं है। वो कठिन बन इसलिए गया है क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आपको कौन सा सवाल करना है। उसमें इंग्लिश भी आ रहा है, उसमें मैथ्स भी आ रहा है, उसमें सब कुछ आ रहा है। आप देख, और नंबर 66 लाने हैं, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है एक ग्रेजुएट के लिए इंडिया में, जो एटलीस्ट मैथ्स 10 तक तो सभी पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा की मैथ्स आ भी नहीं रही है उसमें। बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा पोर्शन सही है, और आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं छोड़ सकते। अभी नहीं कि मैं मैथ्स छोड़ के जाऊँगा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन पे ले जाऊँगा सीसैट को, वो नहीं कर सकते। आप बैलेंस करके जाइए। मैंने तो आज तक सीसैट का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया, उसमें मेरे 110-120 आए। उसके बाद मैंने सीसैट का भी देखा नहीं, वहीं जाके सर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्पोरेट में इनका करियर रहा है और इसीलिए एज ए बैकअप प्लान ऑलरेडी है इनके पास। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी? यार आंसर राइटिंग मेरे को लगता है कि शुरू में मतलब उसका एक फेज़ आता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइट मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ भी चीज़ इसमें। आंसर राइटिंग इज़ व्हाट, आपने कोई कंटेंट पढ़ा, अभी मैं आपको बोलूं कि ट्विटर की कंट्रोवर्सी एलोन मस्क के साथ, उसी में आपको क्वेश्चन बना के दे दे कि डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया शुड हैव एब्सोल्यूट फ्री स्पीच, कि जो फ्री स्पीच है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने कंटेंट 4-5 दिन न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, अब उसको आपको 150 या 250 शब्द में लिखना है। दैट्स व्हाट, वो रिडक्शन करना है आपको। और एक फॉर्मेट है जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का डेफिनेट फॉर्मेट है। बस उसमें आपको कंटेंट इट्स लाइक आपके पास एक बहुत बड़े बाल्टी में पानी है, उससे आपको छोटे से जार में लगना है और काम का लेना है। बस जिप करना है उसको, जो है आप कंसाइज करना है। काम का निकाल लो, नहीं काम का रहने दो वहीं, और टू द पॉइंट लिखना, टू द पॉइंट करो। कभी कभी तो आंसर राइटिंग करते ही नोट्स बन जाते हैं आपके। आपके आंसर से आपके नोट्स होते हैं। एक आंसर में आप काम का कवर कर लो, अल्टीमेटली 250 ही लिख के आने लास्ट में। और 150 पता है तो 250 खुद ही हो जाते हैं, वो खींच खांच के आगे पीछे कुछ कुछ जोड़ दो। कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि शायद आप और अच्छे तरीके से दे सकते थे, या फिर आप नहीं दे पाए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में एक सवाल था, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल मेरे को पूछा था, जो मेरे को याद नहीं आया उस टाइम पे। अदरवाइज हाँ, सोचने में बेटर कुछ हो सकते थे आंसर, बट वो एनी डे आपको लगेगा। नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ये कहाँ से, करंट अफेयर से है या फिर? ये पता नहीं कहाँ से था, वो रैंडम क्वेश्चन मतलब वो शायद उनका सिक्योरिटी डोमेन था, क्योंकि उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा कि स्पेस सेक्टर का नेशनल सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस है। वो मैंने आंसर कर लिया था। फिर वो थोड़ा मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने आंसर कर लिया था। बट ये जब उन्होंने बहुत स्पेसिफिक पूछा बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज, फिर मैंने गैस वर्क नहीं लिया वहाँ पर। करेक्ट। कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे पूछा गया और आपको बहुत अच्छा लगा जवाब देने में, और आप संतुष्ट रहे कि हाँ मैंने अच्छे से जवाब दिया इसका? मेरे को आत्मनिर्भर भारत वाला जो मेरा डिस्कशन था, उसमें काफ़ी मैंने अच्छे पॉइंट्स बोले थे कि उसमें जो गवर्नमेंट का एक मेन से है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, बट हम ग्लोबल सप्लाई चेन से हटेंगे नहीं। हम उसमें प्रोएक्टिवली पार्ट करेंगे, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के साथ जो एक्स्ट्रा सरप्लस निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था उनको, और जो उसके 5 पिलर हैं, इकोनॉमी, डिमांड, डेमोग्राफी, वो सब पे डिस्कशन सही रहा था। बहुत बढ़िया। देखिए सर की जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, और आई होप सर इस बार यू आर गोइंग टू बी अंडर 300 और 400 मीन्स आई एम श्योर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। करियर एंड ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।